अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारे पास जो टॉपिक है अनॉमलस ज़ीमान इफेक्ट है। लास्ट इससे पहले हम नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट पढ़ चुके हैं। हमने ज़ीमान इफेक्ट में क्या देखा था कि जब आपके पास एक एटम एक्साइटेड स्टेट में है, अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं, वो स्प्लिट हो जाती हैं। तो वो जो स्प्लिट होने का फिनोमेना था वो ज़ीमान इफेक्ट कहलाता था। और नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट हमने क्या पढ़ा? जब आपके पास वो स्पेक्ट्रल लाइन दो या तीन के अंदर टूटती थी, यानी तीन उसके कंपोनेंट बनते थे, तो हम उसे नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट कहते थे। उसको हम क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम मैकेनिकली दोनों समझ सकते थे। मगर अनॉमलस रीमान इफेक्ट का कंसेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है। इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो टूटती हैं, मगर वो तीन से ज्यादा कंपोनेंट बनाती हैं, यानी छह बना सकती हैं, आठ बना सकती हैं, इवन एक ऑर्डिनरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये जो फिनोमेना था ये कहलाया अनॉमलस रीमान इफेक्ट। यानी एक एक्साइटेड न्यू एटम को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अब वहां से जो डी एक्साइट होना था उसने जो एनर्जी छोड़नी थी, वो जो एनर्जी उसने छोड़ी, जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनी वो तीन से ज्यादा बनी। यानी कि आपके पास पांच छह आठ जैसे वो ज्यादा बन सकती हैं। तो इस अमल को अनॉमलस रीमान इफेक्ट कहा। तो सादा सादा मतलब याद रखना है, अगर कंपोनेंट तीन या तीन से कम होंगे तो वो नॉर्मल रीमान इफेक्ट, अगर तीन से ज्यादा होंगे तो अनॉमलस रीमान इफेक्ट। अब लफ्ज ये अनॉमलस क्यों लगा रहे हैं हम साथ में? अब ये इफेक्ट तभी समझ आता है या तभी हो सकता है जब नेट स्पिन आपकी जीरो ना हो, यानी स्पिन आपने काउंट करनी है, स्पिन होनी चाहिए, तभी अनॉमलस रीमान इफेक्ट अकर करेगा। अब इनॉमलस इसलिए बोला कि जिस वक्त जीमान ने इसको ऑब्जर्व किया उस वक्त इलेक्ट्रॉन स्पिन का पता ही नहीं था, डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो ये यानी उस वक्त की कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, तो इसलिए इसे नाम दिया गया इनॉमलस रीमान इफेक्ट। तो शुरू करते हैं जनाब, अब आगे प्रॉपरली इसकी डेरिवेशन देखते हैं। जब एक एटम को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, जाहिर सी बात है वो इतनी आसानी से नहीं समझाया जा सकता। वजह क्योंकि आपका मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट होता है ऑर्बिटल के साथ, स्पिन के साथ, और वो आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, फिर एक्सटर्नल फील्ड के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। इस वजह से उसको समझाना उसको इतना आसान नहीं है। ठीक होगी बात? तो जैसे मैंने पहले कहा कि नॉर्मलस रीमान इफेक्ट में हमें आइडिया ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चलना पड़ेगा साथ। तो हम कहते हैं दो एंगुलर मोमेंटम होते हैं आपके पास, ऑर्बिटल और स्पिन, जो हर इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट होते हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम तभी मिलेगा जब आप दोनों का सम अप करोगे, कि यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन आपके पास एंगुलर मोमेंटम, सम कर दिया तो आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम जे की सूरत में आ गया। अब अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा। तो आपके पास म्यू एल से जाहिर करेंगे, आपके पास एल ई ओवर टू एम होता है। एल आप जानते हैं, एल स्मॉल एल इंटू एच कट आ जाएगा, एच कट एच ओवर टू पाई होता है। तो इसे हम थोड़ा सा अलग करके लिख सकते हैं, एल एच ई ओवर एच फोर फोर पाई एम, यानी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया इस चीज को। अब म्यू एल जो होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो आपके जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव है। ठीक, अगर प्रोटॉन होता तो उसी सिंथ में हो जाता। अच्छा, तो अब हम स्पिन की बात कर लेते हैं। तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ भी मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस, तो ये बराबर होता है टू एस एच कट ई बाई एम के। तो यहां से एच कट की वैल्यू एच ओवर टू पाई लगा के इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्जन किया, टू एस बराबर आ जाएगा एच ई ओवर फोर पाई एम के। ये भी अपोजिटली डायरेक्टेड होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम के, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अब अगर आप इसको तस्वीर से समझना चाहें तो आप देख सकते हो एल और एस दिखाए गए हैं आपको। ठीक है, एल आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, एस आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। दोनों को जमा किया तो जे बन गया, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम। एल के बिल्कुल अपोजिट देखो तो म्यू एल है। एस आपका इस सिंथ में है तो म्यू एस देखो नीचे की सिंथ में है, अपोजिट में है। और इसी सोच पे आप देखो जे के बिल्कुल अपोजिट म्यू जे आपका यहाँ पे शो किया गया है। ठीक होगी बात? अच्छा, अब आपने जो कि रिजल्टेंट निकालना है, तो म्यू जो है वो जे के अलोंग तो नहीं है,
ठीक है, तो आप कहेंगे एल और एस चूंकि जे एक्सिस के गिर्द प्रोसेस कर रहे हैं, तो जे एंगुलर मोमेंटम के गिर्द प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि म्यू और म्यू एस को भी जे के अलोंग ही प्रोसेस करना चाहिए। मगर अब आपको इस नहीं कर रहे, मुझे तस्वीर में वाज़िया नजर आ रहा है, तो आप कहोगे कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमें म्यू एल और म्यू एस के क्या बनाने पड़ेंगे, कंपोनेंट। जाहिर है फिर मुझे वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा, उनमें से एक दो कंपोनेंट बनेंगे, एक जे के साथ आएगा, एक उसके परपेंडिकुलर आएगा। तो अब आप देखोगे कि आपके पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, जैसे आप यहां से देखो, अगर म्यू एल का कंपोनेंट बनाते हैं तो एक कंपोनेंट यहां पे आता है जहां पे मेरा कर्सर चल रहा है, एक इस एक्सिस के लॉन्ग आ जाता है। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, अगर हम उसे एवरेज ओवर द पीरियड देखें तो वो जीरो आएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होगा, तो अपोजिट बनते जाएंगे। ठीक है, वो अपोजिट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा आपके पास। तो अफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा होगा, वही होगा सिर्फ जो जे की डायरेक्शन में आएगा। तो अब आपने इसका मतलब म्यू एल का भी वही कंपोनेंट लेना है जो जे की डायरेक्शन में हो, म्यू एस का भी सिर्फ वही कंपोनेंट लेना है जो जे की डायरेक्शन में हो। तो वो आप कैसे लेंगे, अब आपको पता है म्यू एस की वैल्यू भी पता है, आप एल की वैल्यू है, तो अब आप क्या करने वाले हो कि जनाब अब आपने उसके साथ जाहिर कंपोनेंट है, तो एल कॉज कॉज ऑफ थीटा आना था, तो आपने कहा एल और जे के बीच में जो एंगल होगा वो वाला आपने थीटा यहाँ पे लेना है। ये यानी एल कोमा जे लिखा हुआ है ना, तो एल और जे के बीच का एंगल। इसी तरीके से आपने म्यू एस वाले का कंपोनेंट ले लिया, टू एस है ये आपको दिख रहा है, तो टू एस का वो कंपोनेंट आपने ले लिया कॉज एस एंड जे, जो थीटा एस और जे के बीच में बनेगा। ठीक होगी बात। तो अब आपने क्या किया जनाब कि एच ई ओवर फोर पाई एम, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन उठा लिया, फिर आप cos एल व जे जानते हो, एल स्केयर प्लस जे स्केयर माइनस, यानी कोसाइंस लॉ लगाया आपने, तो टू एल जे आ गया। इसी तरह cos एस जे लिखा जा सकता है। जब आप ये वैल्यू लेके जाओगे तो ये एल इस नीचे वाले एल से कट जाएगा, ये टू एस इस नीचे वाले टू एस से कट जाएगा, तो मैंने एक स्टेप छोड़ा बीच में, तो वो आपके पास एल ने एल से कट जाना है, टू एस ने नीचे टू एस से कट जाना है, ये फैक्टर बच गया। आप इसे एलसीएम उठा के लिख सकते हो, तो थ्री जे स्केयर प्लस एस स्केयर माइनस एल स्केयर आ जाएगा। फिर आपने क्या किया कि इसमें से जे कॉमन उठा लिया, तो वो जे बाहर लेके आप उसके बाद उसे तोड़ के लिख दिया, तो वो आपके पास इस तौर पे लिखा जाएगा। यानी आप इसे लिख सकते थे ना, जे टू जे स्केयर प्लस जे स्केयर, फिर आपने उसको अलग अलग करके लिखा है, तो आपके पास ये सिंपल आ गया, जे वन प्लस जे स्केयर प्लस एस स्केयर माइनस एस स्केयर ओवर टू जे स्केयर आ जाएगा। समझ गए बात ना। तो अब आपके पास क्या है जनाब कि आपने इसको जानते हैं, जे स्केयर जे इंटू जे प्लस वन हो सकता है, इसी तरह एस स्केयर बराबर होगा एस इंटू एस प्लस वन, एल बराबर होगा एल इंटू एल प्लस वन। वो वैल्यूज आपने प्लेस कर दी। ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज चल रही है इसे हम लैंडे जी फैक्टर कहते हैं। ये बुनियादी तौर पे एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो एनर्जी लेवल के करेक्टरिस्टिक्स बताती है मैग्नेटिक फील्ड में, यानी करेक्टराइज करती है कि कौन कितने कितने लेवल होंगे, जितनी इसकी वैल्यू होगी उतने लेवल आपके पास आ जाएंगे। ठीक होगी बात। तो आपके पास यानी जैसे हम कहेंगे बिहेवियर ऑफ स्पिन जो है उसे मैनिपुलेट करेंगे कंट्रोल करने से, किससे, इलेक्ट्रॉन जी फैक्टर से। जी को बढ़ा लो, जी को कम कर लो, उससे आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इस सारे की जगह ब्रैकेट की जगह हम जी लगा सकते हैं, तो ये टूल आ गया आपके पास। अब जैसे मैंने कहा था एटम को आपने वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, तो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम जे जो है वो प्रोसेस करेगा अबाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आपका एक्सिस होगा यानी जिस एक्सिस पे भी वो होगी, तो एडिशनल एनर्जी जो आएगी जो एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक मोमेंट, वो कैसे निकालेंगे, तो म्यू जे बी कॉज ऑफ थीटा। थीटा किस किस के बीच में, जे और बी के बीच में, तो जे कोमा बी मैंने डाल दिया है। अब आपने म्यू जे की ये वैल्यू उठा के इसमें डाल दी है। अब आपने थोड़ी सी तरतीब देनी है, मैंने बी को इधर कर लिया, जे को इस तरफ कर लिया, जे कॉस जे बी, ये क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ जे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम एम जे से जाहिर कर देंगे, तो इसका मतलब जे ये जो फैक्टर बन जाएगा जे कॉस जे बी, बी इस तरफ चला जाएगा ना, तो इस सारे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम जे लिख सकते हैं। ये मैंने आपके पास इस तौर पे इसको लिख दिया। ठीक होगी बात। तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास। अब इसमें ये जो फैक्टर है एच ई फोर पाई एम बी, ये चीज आपका लॉरेंस यूनिट कहलाती है। ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कि यूनिट ऑफ एनर्जी जो आप एक्सप्रेस करेंगे, एनर्जी लेवल जो स्प्लिट होंगे मैग्नेटिक फील्ड में, यानी एक तरह से उसे डिफाइन करेंगे।
एम जे जो था ये बुनियादी तौर पे क्या है, इसकी वैल्यूज 2J+1 होगी, यानी एनर्जी लेवल जो स्प्लिट होंगे 2J+1 लेवल में स्प्लिट हो जाएंगे जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। तो आप कहेंगे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग 0 व +-1 वैल्यूज ही मुमकिन है। तो अगर हम इसे एक मिसाल से देखें, जैसे सोडियम डी लाइंस ऑफ सोडियम स्ट्रक्चर में आता है, तो आपके पास जो 3p से 3s उसकी ग्राउंड स्टेट होती है, 3s लेवल जो होता है, तो आप इसमें L0 कर लोगे, s की वैल्यू 1/2 एक दफा ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2 आएगा आपके पास। तो ये ग्राउंड स्टेट है, यानी तो इसकी तरह आप जब 3p लेवल में होंगे तो L की वैल्यू 1/2, तो 2 लेवल आ जाएंगे, 3/2 1/2, तो उसे मैंने इस तौर पे लिख दिया। अब क्या जनाब कि आपने जो उसका लैंडले जी फैक्टर निकाला है, उसकी वैल्यूज डाली तो 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 सब लेवल होंगे आपके पास, ठीक है, एस स्टेट के। तो एम जे की दो वैल्यू हो सकती हैं, 1/2 -1/2। तो जी एम जे से जरब खा जाएगा, तो 2 से जब जरब देंगे तो 2 से कट जाएगा, +1 -1 वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो जाहिर है वेरी करीब से जब वो छलांग लगाएगा तो पी हाफ से एस 1/2 से तो 4 लाइंस पॉसिबल होंगी। शॉर्टेस्ट जब वो दूर से ज्यादा एनर्जी गैप बनेगा तो पी 3/2 से एस 1/2 में जब गैप लगाएगा 6 लाइंस बनेगी। इसको अगर मैं तस्वीर से समझाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि पी 1/2 से एस 1/2 में आया है, तो इसे हमने डी 1 का, तो ये आपके इसके भी 2 लेवल थे, इसके भी 2 लेवल थे, तो आपकी 4 लाइनें बन गई। अब पी 3/2 में आप देखो तो आपके पास यहाँ पे 6 लाइंस आ रही हैं, क्योंकि इसमें आपके ये स्प्लिट हो गया, 2 ऊपर 2 नीचे, यानी 4 लेवल बन गए, 2 लेवल नीचे, तो हर एक से ट्रांजिशन जब आप काउंट करेंगे तो 6 आपकी लाइन स्प्लिट में हो जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है आपके पास कि इस तरीके से के अनॉमलस ज़ीमान फैक्ट एक्सप्लेन करता है कि एक से यानी 3 से ज्यादा लाइंस कैसे बन सकती हैं। आपने देखा इस केस में 4 लाइनें बनी, इस केस में 6 लाइनें बनी। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।